वो ये चाहते हैं, दरअसल लोग ये बोले कि हिंदुस्तान के अंदर कोई गरीबी नहीं है। दुनिया के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए कि हिंदुस्तान कितना चमकता हुआ देश है। ये जो कोशिश है, ये अपने आप में खुद को छलावा देने की कोशिश है। आप इसलिए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं क्योंकि आपके पास 140 करोड़ की आबादी है। वो दुनिया का सुपर पावर कैसे हो सकता है, विश्वगुरु कैसे हो सकता है? तब ये मन करता है कि क्या ये सरकार वाकई में ईमानदार भी है या ईमानदार नहीं है। आप टेलीविजन चैनल्स को ऑन करिए और आपको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान का जो प्रेस है वो कितने किस गर्त में है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस जीडीपी के डेटा को या जो इकोनॉमिक डेटा है इसको संदेह की नजर से देखा जाता है। तो ये भारत जैसे देश के लिए ये बहुत ही दुखदाई स्थिति पैदा हो जाती है। तो बेरोजगारी के लिए कुछ कदम आप नहीं उठाएंगे तो जहां 40% लोगों की जिंदगी कृषि पे चल रही है वो अर्बनाइज कैसे हो जाएगा? अपनी इमेज बिल्डिंग की एक बहुत ही कुत्सित कोशिश। क्या दुनिया की नजरों में भारत में तानाशाही चल रही है या ये सिर्फ पश्चिमी चश्मे की एक चालाकी है? और अब क्या मोदी सरकार इस गेम को बदलने वाली है? दरअसल जब भी भारत की छवि की बात होती है तो विदेशों से आने वाली रिपोर्ट्स हमें आईना दिखाने लगती है। कभी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी तानाशाही, कभी फ्रीडम इन डिक्लाइन और कभी डेमोक्रेसी अंडर स्ट्रेस। ये रिपोर्टें भारत को ऐसे पेश करती है और मोदी सरकार इनको मानने से इनकार करती रहती है। लेकिन अब भारत इस गेम को अपने हिसाब से तय करेगा और नियम अपने हिसाब से बनाए जाएंगे, ऐसी बात हो सकती है। आज हम बात करेंगे उस बड़े कदम की जिसके जरिए भारत ने वैश्विक रिपोर्ट कार्ड को ही चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज यानी IIAS की बागडोर जब भारत के हाथों में है तो भारत ने सोचा क्यों ना एक नया ग्लोबल गवर्नेंस इंडेक्स तैयार किया जाए, अपने नजरिए से, अपनी कसौटियों पर अपनी छवि को दुनिया के सामने रखने के लिए। तो क्या यह भारत की छवि सुधारने की पहल है या आलोचना को दरकिनार करने की एक नई राजनीति? क्या दुनिया इस नए इंडेक्स को गंभीरता से लेगी या इसे सेल्फ सर्टिफिकेट मानकर खारिज कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया भारत को सुनेगी या भारत दुनिया को सुनाने की तैयारी में है? और क्या यह हो पाएगा? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब आशुतोष जी इस पूरी रिपोर्ट को सही से समझाएंगे। सर आशुतोष सर। देखिए अंकुर, ये हिंदुस्तान की आजादी के बाद की पहली और अकेली सरकार है जिसकी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि उसके आंकड़े वाकई में बेहतर हों, कि जो गरीबी के आंकड़े हैं वो कम हो जाए, जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो कम हो जाए। इसकी दिलचस्पी सिर्फ ये है कि हम अपने आंकड़ों को कैसे आर्टिफिशियल तरीके से बेहतर कर ले, दुनिया के सामने तस्वीर पेश कर दे कि देखिए हिंदुस्तान के अंदर तो गरीबी नहीं है। वो ये चाहते हैं, दरअसल लोग ये बोले कि हिंदुस्तान के अंदर कोई गरीबी नहीं है। आप 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाएंगे और दुनिया में डंका पीटेंगे कि हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गए हैं और हमारे यहाँ कोई गरीबी नहीं। आप ये दावा करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल बेरोजगारी खत्म हो गई पूरी तरीके से। और अगर कोई आंकड़े दुनिया में है जो इस ओर इशारा करते हैं तो सरकार की तरफ से पूरी कोशिश ये हो जाती है कि दरअसल ये सारे के सारे लोग जो हैं वो पश्चिमी मानसिकता के तहत हैं, भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं और भारत के कुछ लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, इसीलिए बता रहे कि देश के अंदर बेरोजगारी है। अगर आप महंगाई के आंकड़े देंगे तो भी इसी तरीके के तर्क देंगे। तो ये जो पूरी की पूरी कोशिश और एक्सरसाइज है सिर्फ इतनी सी है कि दुनिया के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए कि हिंदुस्तान कितना चमकता हुआ देश है। यहाँ की गरीबी के बारे में, यहाँ की महंगाई के बारे में, यहाँ की बेरोजगारी के बारे में, यहाँ की गंदगी के बारे में, यहाँ के दूसरी चीजों के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये जो कोशिश है ये अपने आप में खुद को छलावा देने की कोशिश है और केन केन प्रकार सत्ता में बने रहने की कोशिश है ताकि असली मुद्दों के ऊपर कोई किसी तरीके की कोई चर्चा ना हो। अब आप देखिए, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। क्यों ये सरकार परेशान है? सरकार हाँ। इसलिए परेशान है क्योंकि जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाती है, जब वो ये दावा करते हैं कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये दावा किया जाता है कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जब ये कहा जाता है तब ये कहा जाता है, देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमेशा सिर्फ नकारात्मक सोच के साथ बात करते हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि भाई जिस जापान को आपने पीछे पीछे छोड़ा है, उस जापान की पर कैपिटा इनकम क्या है? उस जापान की पर कैपिटा इनकम $34,000 है और भारत की पर कैपिटा इनकम क्या है? 2,800 के आसपास है भारत की पर कैपिटा इनकम। है कोई तुलना?
आप इसलिए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं क्योंकि आपके पास 140 करोड़ की आबादी है। इसलिए नहीं है कि आप अगर 14 करोड़ की आबादी होते, क्या तब भी आप दुनिया की सबसे बड़ी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते? तो इन तथ्यों को, और जब लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई पर कैपिटा इनकम में हिंदुस्तान का क्या दर्जा है, तब क्या जवाब मिलता है? पर कैपिटा इनकम में हिंदुस्तान 189 देशों में 136वें नंबर पर है। 189 देशों में 136वें नंबर पर। आप सोचिए, तो जो देश की पर कैपिटा इनकम दुनिया के नक्शे पे इतनी कम है, वो दुनिया का सुपर पावर कैसे हो सकता है, विश्वगुरु कैसे हो सकता है? फिर लोग सवाल पूछते हैं कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की क्या हालत है? भाई आम आदमी की तंदुरुस्ती, सेहत का कैसी है? खुश है या खुश नहीं है? बच्चे पढ़ लिख रहे हैं या नहीं पढ़ लिख रहे हैं? जब ये सवाल पूछा जाता है तो पता चला कि भारत जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वें नंबर पर है 193 देशों में। ये क्या अच्छे आंकड़े हैं? फिर जब पूछा जाता है इनइक्वालिटी का क्या हाल, असमानता का क्या हाल है, यानी अमीरी और गरीबी के बीच में क्या इंडेक्स है, तब पता चलता है 193 में से 119वें नंबर पर भारत है। अरे आप 50 पे होते, 40 पे होते तो मैं मानता आपकी उपलब्धि है। आप 100 के ऊपर इनइक्वालिटी इंडेक्स में है, 100 के ऊपर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है, पर कैपिटा इनकम में आप 100 के ऊपर है, और आप कहते हैं कि आपने बड़ा शानदार काम कर दिया है। मैं ये भी मानता हूं कि इन सब चीजों के लिए अकेले नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार नहीं है, बाकी की सरकारें भी जिम्मेदार है। लेकिन जब आप आंकड़ों को ही झुटलाने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से मनभावन आंकड़े लाने की कोशिश करते हैं, तब यह मन करता है कि क्या ये सरकार वाकई में ईमानदार भी है या ईमानदार नहीं है। आशुतोष सर, जो अभी मैं थोड़ा समझना चाहता हूं, जो ये करने जा रहे हैं IIAS में वाले मामले में, मतलब एक वो है कि अपना इंडेक्स बनाएंगे, जो बात की रिपोर्टें हैं उनको अलग करके और अपना कुछ नजरिए से पेश किया जाएगा सब, क्या मैं सही हूं? बिल्कुल, आंकड़ों को झुठलाने की कोशिश हुई। आंकड़े हाँ हाँ। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े तो सच्चाई का रिफ्लेक्शन होते हैं, उनको मापने का एक तरीका होता है, एक पैमाना होता है। अब आप कहिए कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, और इसके आधार पर पेंट करिए कि हिंदुस्तान में हर आदमी खुशहाल है, हर आदमी के पास रोजगार है, हर आदमी को कहीं कहीं कोई गरीबी नहीं है। तो जब आप सड़क पे निकल के देखते हैं, जब आप रेड लाइन पे आप लोगों को भीख मांगते हुए छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, उस सच्चाई को नहीं बताया जाए। हम्म। जब बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और फिर उनको रोजगार की उम्मीद नहीं होती, आत्महत्या करते हैं, उसको हम नहीं बताएं। जब हम ये देखते तो हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया पूरी तरीके से चरणों में पड़ा हुआ है, सिर्फ भारत सरकार की गुलामी कर रहा है, और तब हम कहें कि हिंदुस्तान का मीडिया पूरी तरीके से स्वतंत्र है, और हम ये ना बताएं कि दरअसल जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, वो 180 देशों में 148वें पायदान पे है। तो आपको 148 का डेटा बताने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के अंदर आप टेलीविजन चैनल्स को ऑन करिए और आपको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान का जो प्रेस है वो कितने किस गर्त में है, किन लोगों के हाथ में है, किन गुलामों के हाथ में है। अब आप कहिएगा नहीं, हम तो नए आंकड़े लेके आएंगे, बताएंगे कि प्रेस फ्रीडम में भारत दुनिया में नंबर 1 है। कौन मानेगा इस बात को? इसी तरीके से आप कहते हैं आपकी अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी है, तो जो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम है, भारत 178 देशों में से 123वें नंबर पर क्यों है? और जब कोई आंकड़े बताता है तो कहते हैं देखिए ये सब लोग तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, सिर्फ नकारात्मक बातें देखते हैं, और भारत के अंदर एक बड़ा तबका है जो कोलंबिया में जाके ये कहता है कि भारत की जो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर गहरा आघात हो रहा है। तो क्या ये सच्चाई नहीं है? भारत के अंदर जो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उनके ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं? क्या वहां पे भी वो तमाम गुलाम लोग गुलाम नहीं आके बैठ गए हैं? अगर ये सच्चाई नहीं है, तब अगर इंडेक्स अगर इस तरीके की तस्वीर पेश कर रहा तब तो मैं मानता। लेकिन हकीकत तो यही है कि जो इंडेक्स पेश कर रहा है वो भारत की सच्चाई को दिखा रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर शायद ही कोई लोकतांत्रिक संस्था होगी जिसके ऊपर इतने तगड़े कड़े हमले नहीं हो रहे होंगे, जिनकी रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही होगी या की जा रही है तो ये सच्चाई की नहीं सच्चाई? आप इलेक्शन कमीशन का रोल देख लीजिए। आशुतोष सर, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप गेम नहीं जीत पाएंगे तो गेम के नियम ही बदल दो, यानी कि पहली बॉल ट्राई बॉल हो गई, जब कुछ भी कर सकते हैं आप, आपका बल्ला आपकी चीज, जैसे भी गेम आप चलाओ। लेकिन आपको लगता है कि जिस प्रकार से ये आंकड़ों को साइड करके कुछ नए आंकड़े अपने खुद के लाके अपना गेम बना के ये भारत को और छुपा के और गर्त में ले जाएगी मोदी सरकार, अगर इस तरीके से बिल्कुल ही खुद ही झेलेगा फिर भारतीय? देखिए अंकुर,
2014 के पहले जो भारत की तरफ से जो आंकड़े दिए जाते थे, ये जो आंकड़े आते हैं ना, ये संस्थाएं नहीं क्रिएट करती। ये जो भारत सरकार जो आंकड़े देता है, उसी के आधार पर हाँ। ये एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। 2014 के पहले भारत सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़ों पर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसमें संदेह नहीं किया जाता था, कोई संदेह नहीं करता था। आज की तारीख में जब हम अपने जीडीपी का डेटा देते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस जीडीपी के डेटा को, या जो इकोनॉमिक डेटा है, इसको संदेह की नजर से देखा जाता है। दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है संदेह की नजर से देखते हैं। और ये वही स्थिति है जैसे कुछ समय पहले जब कम्युनिस्ट कंट्रीज हुआ करते थे और उनके यहाँ जो डेटा दिया जाता था, तो लोग कहते हैं ये बढ़ा चढ़ा के डेटा देते हैं। तो अगर ये स्थिति भारत की हो जाए कि भारत को के ऊपर ये संदेह किया जाए कि आप जो जीडीपी का डेटा दे रहे हैं, जो बेरोजगारी का डेटा दे रहे हैं, जो बाकी इंडेक्सेस बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही नहीं है, वो गलत है, तो ये भारत जैसे देश के लिए ये बहुत ही दुखदाई स्थिति पैदा हो जाती है। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपके पास असली डेटा नहीं होगा, तो फिर आप आने वाले समय में प्लानिंग कैसे करेंगे? बिल्कुल, आप वही। कदम कैसे उठाएंगे? हम्म। बेरोजगारी के बारे में आपका पास डेटा सही नहीं है और आपको ब्यूरोक्रेट झूठ बोल रहे हैं, या आपने खुद को छलावे में डाल रखा है, तो बेरोजगारी के लिए कुछ कदम आप नहीं उठाएंगे। महंगाई बढ़ेगी, लेकिन आप कहेंगे जी डेटा तो कुछ और बता रहा है, तो आप महंगाई कम करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। अब आप पिछले दिनों ये बार बार कहा गया कि देखिए नितिन गडकरी के आने के बाद से कितनी बढ़िया रोड होगी, बिल्कुल रोड हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब अर्बनाइजेशन का हम इंडेक्स की बात करते हैं, तो आपको जान के हैरानी होगी 229 देशों में भारत का जो अर्बनाइजेशन का इंडेक्स है 190 नंबर पे है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर 40% से ज्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं, उनकी जीवनचर्या कृषि पे चल रही है। तो जहां 40% लोगों की जिंदगी कृषि पे चल रही है, वो अर्बनाइज कैसे हो जाएगा? और जब आप इन डेटा को उठाते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, तो ये कहा जाता है ये सब लोग तो जो है वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिबेट मनमोहन सिंह के जमाने में कभी नहीं हुई, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी कभी नहीं। ये दरअसल अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, कमजोरियां लोगों के सामने ना आए, अपनी इमेज बिल्डिंग की एक बहुत ही कुत्सित कोशिश है। मतलब जो आपने कहा कि अगर जैसे कि आपके पास आंकड़े खुद के ही नहीं होंगे, तो फिर आप रोजगार कैसे दोगे? मतलब बेरोजगारों को और बेरोजगार करने की कोशिश है अगर कुछ अब आप देखिए अंकुर, कितनी दुर्भाग्य की स्थिति है कि इस देश के अंदर हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। हाँ 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी। हाँ तब क्या कहा गया? कोविड की वजह से जनगणना नहीं करा पा रहे हैं। हाँ। कोविड को खत्म हुए भी 5 साल हो गए, आप क्यों नहीं जनगणना करा रहे हो? किसने आपके हाथ पैर बांध दिए हैं? और आप क्यों जनगणना नहीं कराना चाहते हो? आप एसआईआर तो आप बिहार के अंदर करा ले रहे हैं 1 महीने के अंदर, क्योंकि उसके पीछे आपका राजनीतिक मकसद है। जनगणना नहीं करा पा रहे, क्यों? तो मैं ऐसी सरकार को क्यों कॉम्पिटेंट सरकार मानूं जो अपने देश के अंदर जनगणना नहीं करा पा रही? अब ये सारे सवाल लोग पूछते नहीं है। वो सरकार क्या सरकार है जो अपने यहां जनगणना नहीं करा पा रही? बताइए, आजादी के बाद तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप 10 साल के बाद जनगणना ना हो। और जब आपके पास जनगणना के आंकड़े नहीं है, तो आप भविष्य की प्लानिंग कैसे करेंगे? भविष्य का प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? बताइए मुझे। आप हवा में सारी चीजें इसका मतलब चलेंगी। तो जो सरकार जनगणना ना करा पाए, उस सरकार की काबिलियत पे कैसे सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल, जो सरकार भविष्य के बारे में सोच ही ना पाए, उनकी हरकतें बताती हैं। जब भी बात होती है, इतिहास में ले जाने की कोशिश करते हैं और पीछे की बात करते हैं, उस टाइम में क्या हुआ था। अब जब ऊपर कोई पहली बार चंद्रयान चंद्रमा पे गया, तो वो हनुमान जी, ये सब चीजें होती हैं, तो भारत को कहां ले जाने की कोशिश है वो भी साफ साफ दिखता है। कुल मिलाकर मोदी सरकार आंकड़ों को छुपा के किसी और के साथ नहीं, भारतीयों के साथ बड़ा गेम खेल रही है और भद्दा मजाक भी कर रही है। और कुल मिलाकर अगर ये चीजें ऐसे ही करते रहे, तो फिर जो कि आशुतोष जी ने कहा कि बेरोजगारों आपका आंकड़ा ही आपके पास नहीं होगा, तो फिर किसके लिए आप भला करेंगे? जो भी करेंगे गोबर में ही जाएगा। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.